नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 38। सब्सक्राइब कीजिए एम यूपीएससी को करंट बेसिक स्टैटिक्स और आज डीपली एनालिसिस के साथ फैक्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन स्पेशली हिस्ट्री के लिए जो आगे पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको कोई भी टॉपिक में अगर कुछ भी समझ ना आए अथवा ये 10 क्वेश्चन है उसमें से कुछ भी समझ ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। ठीक है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यायिक निहरता यानी कि जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह किसी न्यायिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा न्यायिक सुनवाई अथवा आधिकारिक कार्यवाही में भागीदारी से इनकार करना है। दूसरा है कि किसी पर्यवेक्षक द्वारा न्यायाधीश का किसी भी प्रति पक्षपाती होने का अंदेशा इस निहरता का आधार नहीं होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। तो अपना आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं। देखिए, अब माजरा क्या है पूरा कि उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायमूर्ति है कौन, यूयू ललित, उसने आंध्र प्रदेश सरकार और वहां के मुख्यमंत्री, अब मुझे ये बताइए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है कमेंट बॉक्स में, के खिलाफ कार्यवाही करने संबंधित रीट याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है। ठीक है, ये न्यायमूर्ति के पास पावर होता है कि वो सुनवाई से अपने आप को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसे ही डिस्क्वालिफिकेशन, जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन करना है कि मैं ये फैसला नहीं कर सकता अथवा ये फैसला करने में समर्थ नहीं हूं, अथवा तो अगर मैं फैसला करूंगा तो ये पक्षपाती निर्णय हो जाएगा। तो इससे जो न्यायाधीश है वो अलग कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को खुद के भाई मैं इस पर, मुझे ये फैसला नहीं करना है, सीधी बात। ठीक है, न्यायिक निहरता अथवा रेस्क्यूजल का तात्पर्य क्या है कि किसी न्यायिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा न्यायिक सुनवाई अथवा आधिकारिक कार्यवाही में भागीदारी से इनकार करना। ठीक है, समझ गए। न्यायाधीश का किसी एक पक्षकार के प्रति सद्भाव रखना। न्यायाधीश का, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि न्यायाधीश का किसी एक पक्ष के प्रति अच्छा भाव होना, ठीक है, अथवा अन्य पक्षकार के प्रति द्वेषपूर्ण होना, अथवा किसी पर्यवेक्षक द्वारा न्यायाधीश का किसी के प्रति पक्षपाती होने का अंदेशा भी न्यायिक निहरता का आधार होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। क्या है, फिर से समझा दे रहा हूं कि कोई एक पक्ष के प्रति अच्छा भाव होना, दूसरा क्या है कि कोई एक पक्ष के प्रति द्वेषपूर्ण भाव होना। ठीक है, इसने मुझे ये धमकी दी थी तो इसका मामला अब मेरे पास आया है तो मैं इसको बड़ी सजा दूंगा, या फिर कुछ ऐसा दंड दूंगा, कुछ ऐसे जो फैसला करूंगा कि इसको नुकसान हो। ठीक है, इसे द्वेषपूर्ण, ठीक है, तो ये होता है पक्षपाती अंदेशा, ये भी न्यायिक निहरता के आधार होते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी भाषा में समझ जाइए। ठीक है, दूसरे के केवल केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस परियोजना के अंतर्गत केवल सार्वजनिक कार्यालयों को निःशुल्क इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। दूसरा है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता को केवल केबल टीवी ऑपरेटर भी इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं। तीसरा कि यह केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की संयुक्त पहल है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तीनों के तीनों। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। इसका पहले ये देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि पहला कथन गलत है, बाकी दोनों के दोनों सही है। देखिए, अब केरल राज्य सरकार द्वारा क्या शुरू किया गया, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना। उसके माध्यम से क्या होगा कि गरीब परिवारों, सार्वजनिक कार्यालय होते हैं सरकारी, उसको निशुल्क इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। अब इस परियोजना का लक्ष्य क्या है कि इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार बनाना, इंटरनेट को नागरिक अधिकार बनाना। ठीक है, ये याद रख लेना इस परियोजना का लक्ष्य। ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टीवी टेलीविजन ऑपरेटर भी इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं। यह परियोजना केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की संयुक्त पहल है। ये देख लीजिए, देखिए K5 योर पब्लिक हॉटस्पॉट डिजिटल केरला। ठीक है, फास्ट, इजी एंड सिक्योर स्टे कनेक्टेड इन ओवर 2000 पब्लिक हॉटस्पॉट, 2000 पब्लिक हॉटस्पॉट अक्रॉस केरला।
कनेक्ट इन 3 सिंपल स्टेप्स। कौन से स्टेप होंगे ये तो आपको पता होगा। ये वाईफाई फंक्शन इन योर मोबाइल, मोबाइल से वाईफाई चालू करना, और जो नाम आता है KA5, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना और कनेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक्सोप्लैनेट्स की रासायनिक संगठन और तापीय अवसंरचना को मापने के लिए यह अपनी तरह का पहला मिशन है। दूसरा क्या है कि इसे वर्ष 2029 में लॉन्च किया जाएगा। तो कौन सा कथन सही है पहले तो ये देख लीजिए, ये है एरियल, ठीक है, एरियल सैटेलाइट, ठीक है, जो लॉन्च करने वाले हैं ये है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोनों के दोनों कथन अपने सही है। आइए देख लेते हैं। देखिए अब किसके द्वारा है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने औपचारिक रूप से एरियल, एरियल का फुल फॉर्म PCS में कंपलसरी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं क्लास 1 2 3, ठीक है, उसकी एग्जाम में। तो एरियल भी करंट का क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा क्या है इसका फुल फॉर्म, एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे एयरसेल, ठीक है, उसको वो प्रारंभिक मिशन है। सैकड़ों एक्सोप्लैनेट की रासायनिक संगठन और तापीय संरचनाओं को मापने के लिए यह अपनी तरह का पहला मिशन है। पहला मिशन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे कि जो एक्सोप्लैनेट होते हैं, पृथ्वी से बाहर के जो प्लेनेट होते हैं, उसकी रासायनिक संगठन और तापीय संरचना होती है, उसको मापने के लिए यह एक मिशन है। 4 वर्ष की अवधि के दौरान यह 1000 से अधिक एक्सोप्लैनेट का व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करेगा और 2029 में एरियल को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रू जनजाति। ये क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखी होगी, तो फिर से बोल रहा हूँ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रू जनजाति के बारे में हमने बताया था, ठीक है। यह जनजाति पूर्वोत्तर की मूल निवासी है। दूसरा क्या कि असम में इस समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा प्राप्त है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरग्रीन क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ ना, ये क्वेश्चन एवरग्रीन होते हैं कि चर्चा में रहते ही रहते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, कि असम नहीं है, यहाँ है त्रिपुरा। ब्रू जनजाति अथवा रेयांग जनजाति समुदाय पूर्वोत्तर भारत की मूल निवासी है। यह मुख्य रूप से कहाँ, त्रिपुरा, मिजोरम, असम में रहते हैं। और त्रिपुरा में इस समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय का दर्जा प्राप्त है। और मिजोरम में जो मिजो समुदाय के लोग होते हैं, वहां जो रहते हैं मिजो लोग, वो ब्रू जनजाति के लोगों को बाहरी अथवा विदेशी मानते हैं, इन्हें जातीय हिंसा का शिकार बनाते हैं। इसलिए तो ये दोनों जो समुदाय उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है, आपसी संघर्ष होता रहता है, ठीक है। ये बहुत पुराना, मतलब काफी सालों से ये चला रहा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्यापक का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किससे है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण से, समुद्र तट मापन से, द्वितीय विश्व युद्ध में अभिकल्पित सुरक्षा सिद्धांत से, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य अधिग्रहण नीति से। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राज्य अधिग्रहण नीति है उससे संबंधित ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। आइए देख लेते हैं। देखिए अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसके मुताबिक, ठीक है, इसके मुताबिक ये शायद एक कागज होगा, जो एक जो बोलते हैं ना कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है, ये सिद्धांत है, ये हम करेंगे अगर ये हुआ तो, ठीक है। तो यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले किसी रियासत के शासक के पास कानूनी तौर पर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो कंपनी द्वारा इस रियासत का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, ठीक है। आसान भाषा में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों के नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रियासतों में अगर वो शासक है उसके पास, ठीक है, अगर पुरुष उत्तराधिकारी अगर उसको बेटा ना हुआ, ठीक है, तो कंपनी द्वारा ये रियासत है उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा, ठीक है। झांसी के, आइए देखते हैं अब उदाहरण के तौर पर, झांसी के महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हवाला देते हुए महाराजा के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी के सिंहासन के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दत्तक पुत्र लिया फिर भी इनकार कर दिया है, ठीक है, तो समझ गए आप, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहले आर्कटिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरो साइबेरियन क्षेत्र, भूमध्यसागरीय बेसिन, भूमध्य सागरीय बेसिन। चौथा क्या है कि सहारा और अरेबियन डेजर्ट। तो केवल एक, दो, तीन, चार, बी, एक, तीन, चार, सी, तीन, चार और डी चारों के चारों। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन नहीं मानिए आप, ये 10 टॉपिक के रूप में लीजिए, तभी यूपीएससी, पीसीएस, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, सबको जोड़ना सीखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि 2, 3, 4 ही सही है। बाकी पहला उत्तर अमेरिका, उसमें ये क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए पहले आर्कटिक इकोजोन है, ठीक है, उसको आगे देखेंगे। पृथ्वी की सतह को विभाजित करने वाले जो 8 भाग है, पृथ्वी की जो सपाटी है, सतह है पृथ्वी, उसको विभाजित करने वाले जो 8 भाग है कौन कौन से हैं? तो पहले आ गया पहले आर्कटिक, दूसरा क्या है कि नी आर्कटिक, तीसरा क्या है कि एफ्रोट्रॉपिक, चौथा क्या है कि नियोट्रॉपिक और पांचवा है ऑस्ट्रेलेशिया, छठा क्या है कि इंडोमलाया, सातवां है ओशिनिया, आठवां है अंटार्कटिक में से एक है। ठीक है, यह एक इकोजोन है या बायोजियोग्राफिक क्षेत्र है, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े पैमाने का बायोजियोग्राफिकल विभाजन है। अब पहले आर्कटिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत क्या है कि पृथ्वी पर ऐसे कई इको क्षेत्र है, जैसे कि किसके अंतर्गत? पहले आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये अपना आंसर है यूरो साइबेरिया क्षेत्र, दूसरा क्या है कि भूमध्य सागरीय बेसिन, तीसरा सहारा, चौथा अरेबियन डेजर्ट और पांचवा है पश्चिमी और मध्य और पूर्वी एशिया। ठीक है, तो मोटा मोटी बातें 2 बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये है पहले आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है, अर्थ फ्यूनरल रीजियन। ठीक है, ये जो मैंने बोला था ना, नी आर्कटिक, पहले आर्कटिक, ठीक है, मेडिटेरियन, ठीक है, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, माडागास्कन। ठीक है, तो ये है, ये आप फिगर देख लीजिएगा तो थोड़ा आसानी रहेगी याद रखने में। देखिए पहला आर्कटिक अब तक का सबसे बड़ा इकोजोन है, इसमें यूरोप, एशिया, हिमालय की तलहटी और उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के उत्तरी तथा मध्य भागों के स्थलीय इको क्षेत्र शामिल है। और पहले आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत कई नदियां, झीलें भी आती है, जिनमें से कई मीठे पानी की जलीय क्षेत्रों का निर्माण करती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना, इसलिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहला क्या है कि टेली परामर्श सुविधा प्रदान करना, दूसरा है कि कोविड-19 की वैक्सीन निर्माण में सहयोग स्थापित करना, तीसरा क्या है कि टीबी के खिलाफ ऑनलाइन जागरूकता अभियान चलाना, चौथा क्या है कि जेनरिक दवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि टेली परामर्श सुविधा प्रदान कराना। अब ई संजीवनी डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श सुविधा प्रदान कराना, गौरव तथ्य है कि इसके तहत वर्ष 2022 तक हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए देश के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में, जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र रहते हैं, उसमें टेली परामर्श प्रदान करने की योजना बनाई गई है। और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन का प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि 2020 में जो व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक की वैश्विक सूची में भारत का स्थान कहां तक है? 45 अंकों के साथ 77वें स्थान पर है। यह रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रास्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो एक दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर है दोनों के दोनों कथन अपने सही है। देखिए हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई, कौन सी? रिश्वत जोखिमों, व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची में भारत 45 अंकों के साथ नंबर कितने मिले? 45, और रैंक कितनी थी? 77वें स्थान पर। ठीक है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, जो क्या है कि रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन द्वारा, कौन से? तो ट्रास, ये ट्रास याद रख लीजिएगा। ठीक है, द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कितने देशों को? 194 देशों को क्षेत्र, उसके क्षेत्र एरिया
स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत के जोखिम को शामिल किया जाता है। ठीक है, कितना जोखिम है रिश्वत में, ठीक है, तो ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना के वित्त पोषण में शामिल नहीं है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा कहेगी न्यू डेवलपमेंट बैंक, तीसरा कहेगी जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन और चौथा क्या है कि वर्ल्ड बैंक। कौन सा वित्त पोषण में शामिल नहीं है? किसमें? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना बहुत लंबा है, तो इतना याद रख लीजिएगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ परिवहन प्रणाली योजना, ठीक है। उसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है? एक परियोजना बनाई है, आगे देखेंगे फिगर में, 3,739 मिलियन डॉलर है, जिसे एनडीबी 500 मिलियन डॉलर और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर और एडीबी ने 1,049 मिलियन डॉलर, जापान फंड पॉवर्टी ने 3 मिलियन डॉलर, ठीक है, और सरकार और अन्य स्रोतों ने 1,707 मिलियन डॉलर से वित्त पोषित किया जाएगा। इतना फंड यहाँ से मिलेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। ये है, देखिए, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, ठीक है, तो ये है पूरा मामला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो सिविल सर्विसेज परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। देखिए, ये सबको पता होता है कि रिपीट क्वेश्चन यूपीएससी, ठीक है, या फिर पीसीएस में जो क्लास 1-2 होते हैं उसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं होते, पर ये क्वेश्चन देखकर आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी शक्यता रहेगी 70%, ठीक है। तो इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर सोल्व कर ही दीजिए, ठीक है, चाहे जितना भी टाइम लगे, ठीक है। तो भक्ति, पहला क्या है कि ऑप्शन भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, तीसरा क्या है प्रकृति पूजा और यज्ञ, और चौथा है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ। देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख क्या था? ठीक है, प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना था। पूर्व वैदिक आर्य, इतना याद रखना, और दूसरा उसके साथ प्रकृति पूजा और यज्ञ। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया और पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता इत्यादि, ठीक है। पहले के जमाने में पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, ऐसे होता था, ठीक है। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक में फिर से कह रहा हूं समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।